नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है अयोध्या का राम मंदिर, क्योंकि आगामी 22 जनवरी को इस मंदिर का उद्घाटन होना है और इसके लिए क्या है कि सरकार, प्रशासन, अधिकारी और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी कर रहे हैं और देश के प्रत्येक नागरिक की जो नज़र है वो इस मंदिर के उद्घाटन पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़े लंबे समय अंतराल से क्या है कि इस मुद्दे के कारण देश में राजनीति होती आई है और देश में आस्था को भी देखें तो उससे जुड़ा हुआ एक ये बड़ा मुद्दा था और इसी संदर्भ में इस मंदिर की चर्चा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है और आज हम इसी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। क्योंकि जब भी इस मंदिर की बात हो रही है तो इसमें क्या है कि कुछ मुद्दे भी उठे हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये आपत्ति की गई है कि अभी भी मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है और इस आधार पर वो आलोचना कर रहे हैं कि अभी जो उद्घाटन होना है वो सही नहीं है। और इसी चर्चा के क्रम में एक अन्य मुद्दा उठता है कि क्या ये जो मंदिर बन रहा है किसी खास शैली के द्वारा बन रहा है या किसी खास जो स्थापत्य कलाएं हैं उनके अंतर्गत बन रहा है। तो ये चर्चा बनी हुई है और पहले से क्या है कि ये घोषित है कि जो अयोध्या का राम मंदिर निर्मित हो रहा है, ये जो विभिन्न मंदिरों की स्थापत्य शैली है उसमें क्या है कि जो नागर शैली है, इसी शैली के अंतर्गत अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको बनाया जा रहा है। और इसी के साथ जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी निर्माण होता है तो उसमें कुछ खास बातों की चर्चा होती है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी मजबूती क्या है, उसमें किन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। तो बात करें सामान्य तौर पे तो इस मंदिर के भवन निर्माण में मूल रूप से क्या है कि पत्थरों का, स्टोन्स और कापर का उपयोग किया जा रहा है। और इसके लिए क्या है कि पत्थर को पत्थर की जंजीरों के द्वारा जोड़कर इस पूरे भवन का निर्माण किया जा रहा है। और इसी कारण से ये भी कहा जा रहा है कि जो मंदिर है ये हजारों वर्ष इसकी उम्र है, यानी कि इसकी मजबूती जो सामान्य कंक्रीट, स्टील या इस तरह के पदार्थों के द्वारा जो भवन निर्मित होते हैं उनसे इसकी जो मजबूती है वो कई गुना अधिक है। और यही नहीं, जो इसमें पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं ये लगभग देश के जितने भी प्रमुख राज्य हैं जहां महत्वपूर्ण या जो उपयोगी स्टोन्स वहां पाए जाते हैं वहां से लाए गए हैं। और यही नहीं, स्टोन्स के परीक्षण के लिए जो देश का राष्ट्रीय शिला यांत्रिक संस्थान है, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन मैकेनिक्स है, उसके विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी और जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा इन पत्थरों का परीक्षण भी किया जा रहा है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो मुख्य भवन है उसमें स्टील या इस तरह के जो पदार्थ हैं, ईंट, कंक्रीट, इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो क्या है कि ये सामान्य बातें थी इस मंदिर की। और आज जो हम बात करेंगे वो मुख्य रूप से ये करेंगे कि आखिर जो अयोध्या मंदिर है जो नागर शैली के अंतर्गत निर्मित हो रहा है, तो ये नागर शैली है क्या, या इससे जुड़े हुए जो प्रमुख बातें हैं जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ है कि व्हाट इज़ द नागर स्टाइल इन विच अयोध्या राम टेम्पल इज बीइंग बिल्ड, यानी कि नागर शैली आखिर है क्या जिसके अंतर्गत या इस शैली के अंतर्गत जो अयोध्या का राम मंदिर है वो निर्मित हो रहा है। और बात करें कि ये जो पूरा विषय है ये आपके इतिहास खंड के आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से जुड़ता है और इसी के साथ क्या है कि अन्य जो विशेषताएं हैं वो अन्य खंडों से जुड़ती हैं। अब हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण या प्रमुख बिंदु हैं। जैसे अगर हम बात करें कि देश में
जो इस पूरे माहौल में जो इस मंदिर के उद्घाटन की बात है, ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचारित की गई है। इसके लिए लोग काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत क्या है कि आगामी 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाना है। और इस मंदिर का जो निर्माण है, वो जो मंदिरों की निर्माण शैली है उसके नागर शैली के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण किया जाना है। ठीक है, ये इसकी सामान्य बातें हैं। और अगर हम बात करें कि जो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से जो मंदिर निर्मित है वो सामान्य तौर पे नागर शैली के अंतर्गत ही बने हैं। और बात करें कि जो उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहने का तात्पर्य है कि हिमालय श्रृंखला से लेकर जो विंध्यन श्रृंखला के बीच का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पर सामान्य तौर पे जो मंदिरों का निर्माण हुआ है, कह सकते हैं कि 5वीं सदी से लेकर लगभग 13वीं सदी तक जितने भी मंदिर निर्मित हुए हैं वो सामान्य तौर पे नागर शैली के अंतर्गत ही निर्मित हुए हैं। और इसमें भी क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि मुख्य रूप से क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी जो पूरा भारत है वहाँ इस शैली का काफ़ी प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम में हुआ था। यानी कि 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में जितने भी मंदिर बने उसमें क्या है कि नागर शैली ही प्रमुख थी। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय बंगाल वाला क्षेत्र है, उसमें क्या है कि इस शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और इसी के साथ क्या है कि 13वीं सदी के बाद इस शैली का जो प्रसार था या जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हो गया। अब ये कम क्यों हो गया? क्योंकि 13वीं सदी के बाद भारत या कह सकते हैं जो उत्तर भारत था, यहाँ पर इस्लामी शासन का प्रभाव या प्रभुत्व स्थापित हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे इस शैली का या इस शैली के अंतर्गत बनने वाले जो मंदिर थे उनका विस्तार या प्रसार कम हो गया। अब हम बात कर लेंगे कि इस समय जो मालवा, राजपूताना, कलिंग क्षेत्र थे, ये मूल रूप से क्या थे कि इसी शैली में यहाँ इन क्षेत्रों में मंदिर निर्मित थे। और इसी के साथ जो ये शैली थी, इस शैली की अगर हम कुछ खास बातों की चर्चा करें कि इसका जो प्रारंभ कब हुआ, तो यह शैली 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के अंत में क्या है कि इस शैली का उद्भव हुआ, या कह सकते हैं कि इस शैली के द्वारा मंदिर बनने प्रारंभ हो गए। और इसमें अगर हम इस शैली की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनकी अगर हम चर्चा करें, तो इस शैली में जो मंदिर थे वो एक विशाल चबूतरे यानी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए मिलते हैं। और इसी के साथ क्या है कि यहाँ जाने के लिए क्या है कि पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। और इसी के साथ इसमें एक गर्भगृह होता है, ठीक है, जो इसका सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, और इसी में इसके जो मूल गॉड देवता होते हैं उनको स्थापित किया जाता है। यानी कि जो मुख्य रूप से उस मंदिर के मुख्य देवता होते हैं उनकी जो स्थापना होती है वो गर्भगृह में होती है। और गर्भगृह के बाहर क्या है कि दुर्गा, गंगा, यमुना, इस प्रकार की जो देवियां हैं उनके चित्र अंकित किए पाए जाते हैं। इससे एक और निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य तौर पे उस दौरान जो गर्भगृह हैं उनमें क्या है कि जिन मूर्तियों की स्थापना हमें देखने को मिलती है उसमें मूल रूप से पार्वती, शिव या लक्ष्मी या कह सकते हैं कि विष्णु के मूर्तियां हमें मिलती हैं। और बाहर का जो भाग होता है वहाँ पर दुर्गा, गंगा, यमुना ऐसे देवी देवताओं के अनेक चित्र मिलते हैं। यानी कि उस काल में क्या था कि सामान्य तौर पे पार्वती, शिव, विष्णु, लक्ष्मी को क्या है कि विशेष मान्यता थी, बल्कि इनकी अपेक्षा जो अन्य देवी देवता थे उनको समाज में उतनी प्रतिष्ठा या कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त नहीं थी जितना कि शिव, पार्वती या फिर कि विष्णु, लक्ष्मी को प्राप्त था। और इसी के साथ क्या है कि जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर जो घुमावदार गुंबद होता है
जिसे क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। और शिखर के ऊपर एक पतला सा एक आमलक होता है और उसके ऊपर जो एक गोलाकार आकृति होती है उसे कलश कहा जाता है। इसी को क्या है कि हम चित्र के माध्यम से एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि जो ये पूरा मंदिर होता है इसमें सभा भवन होता है, गर्भगृह होता है और इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी होता है। और इस शैली में क्या है कि मंदिरों के निर्माण की पंचायतन शैली का भी पालन किया जाता है। और मूल रूप से क्या है कि जो ये कह सकते हैं जो पंचायतन शैली है ये है क्या, तो ये 5 आयतन में बनी होती है। जैसे अगर हम चित्र के द्वारा दिखाएं तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें चित्र होते हैं, ये 4 आयतन होते हैं और एक इसका प्लेटफॉर्म होता है। तो इस तरह से क्या है कि ये पंचायतन शैली कहा जाता है। और इस शैली में क्या है कि सामान्य तौर पे कोई जलाशय या कोई तालाब देखने को हमें नहीं मिलता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये जो पूरा उत्तर भारत का मैदान है ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर सामान्य तौर पे जलाशय देखने को नहीं मिलते हैं। यही जो दक्षिण के जो मंदिर है वहाँ सामान्य तौर पे अगर देखेंगे तो वहाँ जलाशय या इस तरह के तालाब मंदिर परिसर में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो नागर शैली है इसमें सामान्य तौर पे दीवारों का अभाव मिलता है, लेकिन क्या है कि इसमें खंभे पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिसमें क्या है कि एक नागर शैली के मंदिर के जो विभिन्न पार्ट हैं उनको दिखाया गया है। जैसे हमने बताया कि ये जो घुमावदार पार्ट होता है इसको शिखर कहा जाता है और इसके ऊपर ऐसे जो गोलाकार आकृति बनी है ये आमलक है और इसके ऊपर ये क्या है कि कलश देखने को मिलता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है इसको प्लेटफॉर्म या चबूतरा कहते हैं। और इसी के साथ क्या है कि इस पे 2-3 चीज़ें और आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि महामंडप, मंडप और अर्धमंडप। जैसे कि ये जो पार्ट है ये क्या है कि ये महामंडप है और इसके बाद जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं मंडप और इसके बाद जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं अर्धमंडप, ठीक है। तो ये इसके पार्ट हैं और इसके आगे भी इसके कौन कौन से अंग होते हैं, क्योंकि अगर जो नागर शैली है इसको कुल 8 अंगों में विभाजित किया जाता है तो उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले क्या है कि कुछ अन्य बातों को हम देख लेते हैं। जैसे नागर शैली में जो मंदिर के शिखर हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, तो मंदिर के शिखर के 3 प्रकार होते हैं। यानी जो हमने चित्र में देखा कि ये शिखर होता है तो ये अलग अलग मंदिरों में समय अंतराल के बाद क्या है कि जो नागर शैली थी उसमें अलग अलग विशेषताओं का विकास हुआ। जैसे हमने बताया कि शैली की उत्पत्ति के बाद यानी नागर शैली की उत्पत्ति के बाद समय दर समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शैली के कई विधाएं विकसित हुई और जिसमें क्या है कि नागर शैली के कई उप शैलियाँ विकसित हुई। तो उसी दौरान क्या है कि अलग अलग जो शैली है उनमें शिखर के भी अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं और मूल रूप से नागर शैली में शिखर के 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला रेखा प्रसाद कहते हैं, इसमें क्या है कि शिखर का आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर एक चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं। दूसरा होता है फमसाना प्रकार, ठीक है। इसमें शिखर क्या है कि रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ छोटे होते हैं और इसकी जो छतें हैं वो भीतर की ओर नहीं मुड़ती हैं बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। और तीसरा होता है बल्लभी प्रकार का शिखर। इसमें इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें मेहराबदार छतों से शिखर का निर्माण होता है, ठीक है। और इससे मेहराबी कक्ष का किनारा गोल हो जाता है। और नागर शैली के अगर प्रसिद्ध जो मंदिर है उनके अगर उदाहरणों की बात करें तो कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर या फिर कह सकते हैं भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर या जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में इस मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो देश में क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो नागर शैली के प्रमुख जो मंदिर अवस्थित हैं। जैसे हमने बोला कि एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो नागर मंदिर होते हैं
यानी इस शैली में बने हुए जो मंदिर होते हैं उस पे क्या है, विशेषताएं कौन सी है। तो इन मंदिरों के 8 अंग माने जाते हैं। ठीक है, जो पहला अंग माना जाता है उसको कहा जाता है कि मूल आधार। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है उसको बोला जाता है मूल आधार। ठीक है, या इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म, यानी कि जो मंदिर का सबसे आधार वाला जो चबूतरा होता है उसी को बोला जाता है प्लेटफॉर्म। और दूसरा होता है कि मसूरक, यानी कहने का मतलब कि जो नीचे से और नींव को दोनों को जोड़ता है उसी को बोला जाता है मसूरक, यानी बिटवीन वॉल एंड प्लिंथ, यानी दीवारों को वो जोड़ता है। और तीसरा होता है वॉल्स, जंघा। ठीक है, ये दिखाया जा रहा है, ये वॉल्स। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसी का जो चौथा होता है उसको बोलते हैं कार्निस या कपोत। ठीक है, वो होता है कार्निस। जो कार्निस होता है ये आपको दिख रहा होगा, ये कार्निस वाला हिस्सा है। और इसी के साथ जो पांचवा होता है वो शिखर होता है, यानी पहले हमने दिखाया कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम शिखर बोलते हैं। और जो छठा होता है उसको हम ग्रीवा बोलते हैं, यानी कि जो ये आपको दिख रहा होगा कि आमलक है। ठीक है, और जो कलश है, तो ये पूरे को मिलाकर जो पार्ट बनता है उसी को हम ग्रीवा बोलते हैं, यानी टॉप ऑफ द शिखर, यानी एक काइंड ऑफ नेक होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। और जो सातवां होता है उसे बोलते हैं हम आमलक। तो आपने देखा कि ये राउंड वाला जो पार्ट होता है इसी को हम आमलक बोलते हैं। और इसके ऊपर एक गोल प्रकार की जो आकृति है, ठीक है, उसको हम कलश बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि किसी भी नागर शैली के ये पार्ट हैं। और जो सबसे अंदर जो पार्ट होता है या जो भाग होता है जहाँ मूल जो देवता इससे जुड़े होते हैं उनकी स्थापना की जाती है और उसे ही गर्भगृह कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि किसी भी नागर शैली के अंतर्गत बनने वाले मंदिर के ये प्रमुख पार्ट या अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसी के साथ देख लेते हैं कि देश में क्या है कि समय बीतने के साथ जब 5वीं सदी में इस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ, उसके बाद समय दर समय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्न शैलियों के विधाओं का विकास प्रारंभ हुआ। और इसी शैली के अंतर्गत जो नागर शैली थी इसकी भी अनेक विधाएं विकसित हुई और उसी के अंतर्गत जो शैलियां विकसित हुई उनको नागर शैली की उपशैली कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि प्रमुख रूप से कौन कौन सी शैलियां हैं, तो अगर उनकी हम चर्चा करें तो उसमें सबसे जो पहली शैली होती है उसको हम बोलते हैं गंग उपशैली। ठीक है, और इस उपशैली के अगर प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इसमें पहला हो जाता है लिंगराज मंदिर। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो पहला मंदिर लिंगराज मंदिर है। ये कहाँ अवस्थित है, तो ये देश के भुवनेश्वर में अवस्थित है। दूसरा क्या है कि जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, ये पुरी में अवस्थित है। और इसी का एक उदाहरण है कोणार्क मंदिर। ठीक है, तो ये 3 मंदिर क्या है कि जो गंग उपशैली है उसके उदाहरण हैं। ठीक है, और इसके अन्य अगर शैलियों की बात करें तो गुजरात उपशैली है। अगर गुजरात उपशैली की बात करें तो जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है वो भी नागर शैली के गुजरात उपशैली का उदाहरण है। दूसरा राजस्थान की उपशैली है। तो राजस्थान अगर उपशैली की बात करें तो राजस्थान का जो दिलवाड़ा टेम्पल है वो क्या है कि नागर शैली के राजस्थान उपशैली का उदाहरण है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का, ठीक है, यानी कश्मीर उपशैली, ठीक है, तो इसमें जो अवंतीपुर मार्तंड जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, वो क्या है कि कश्मीर उपशैली का उदाहरण है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया जो नागर शैली है उसकी जो विभिन्न उपशैलियां हैं, जिसमें गंग उपशैली, गुजरात उपशैली, राजस्थान उपशैली, कश्मीर शैली। तो इस तरह से क्या है, और हाल ही में जो इसका अभी नया मंदिर बन रहा है जिसका नवीनतम उदाहरण है
वो है अयोध्या का राम मंदिर। तो इस तरह से क्या है कि हमने बहुत सारे जो देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो मंदिर बने हुए हैं उनके उदाहरण लिए। इसी में क्या है कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है, जो गंग उपशैली है, ठीक है, यानी कि जो नागर शैली की गंग उपशैली है, ये क्या है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको उड़ीसा उपशैली भी कहा जाता है, ठीक है, उड़ीसा उपशैली। और इसके अलावा जो गुजरात उपशैली है, ठीक है, या कह सकते हैं कि मध्य भारत की जो उपशैली है उसको खजुराहो उपशैली या चंदेल उपशैली बोला जाता है। और जो गुजरात उपशैली है इसको सोलंकी उपशैली बोला जाता है, ठीक है, इसको सोलंकी उपशैली बोला जाता है। और इसी के साथ जो फिर राजस्थान उपशैली हो जाती है और फिर कश्मीर उपशैली हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि ये नागर शैली की कुछ प्रमुख उपशैलियां हैं। और इसी के साथ क्या है कि हम बात करें कि मंदिर स्थापत्य के अन्य जो शैलियां हैं उसमें क्या है कि द्रविड़ है, ठीक है, और इसी के साथ क्या है कि जो दूसरी आपकी शैली मिलेगी उसको हम बेसर शैली बोलते हैं। तो संक्षिप्त में क्या है कि इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर जो द्रविड़ शैली है वो क्या है। तो द्रविड़ शैली का जो प्रचलन है ये सामान्य तौर पे साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण में है, दक्षिण भारत में है। और मुख्य रूप से क्या है कि जो कृष्णा रिवर है और इससे लेकर कन्याकुमारी तक का जो पूरा रीजन है, यानी कि जो कृष्णा नदी है और इसके बाद जो कन्याकुमारी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मंदिर बने हैं वो सामान्य तौर पे द्रविड़ शैली के अंतर्गत बने हैं। और इस शैली में क्या है कि मंदिर चारों ओर चार दीवारी से घिरे होते हैं। देखिए ये अंतर आपको जानना होगा। जहां आपने देखा कि नागर शैली में सामान्य तौर पे जो दीवारें होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, ठीक है, वहां क्या होते हैं कि खंभे होते हैं, उस पर क्या है कि मंदिर आधारित होता है। जबकि वहीं द्रविड़ शैली में सामान्य तौर पे चार दीवारी उपस्थित होती है और इस चार दीवारी के बीच में क्या है कि प्रवेश द्वार होते हैं जिसको क्या है कि गोपुरम कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसी के साथ जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको शिखर कहा जाता है। और ये जो पूरा रीजन होता है मंदिर का इसको विमान कहा जाता है। और गोपुरम और विमान के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको मंडप बोला जाता है। और जो सबसे नीचे जैसे कि नागर शैली में हमने देखा कि जो सबसे आंतरिक भाग होता है जहाँ पर देवता की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने देख लिया कि द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसी में अगर हम बात करें तो जो मंदिर का गुंबद है जिसे हमने बताया कि ये विमान कहा जाता है और इससे सीढ़ीदार क्या है कि पिरामिड की तरह ये होते हैं जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से ऊपर उठते जाते हैं। और इस शैली में मंदिरों में क्या है कि द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी हुई हमें देखने को मिलती है। और मंदिर परिसर में हमने बताया कि क्या है कि सामान्य तौर पे तालाब या जलाशय हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो दक्षिण भारत है वहाँ सामान्य तौर पे तालाब या जलाशय निर्मित होते हैं। यानी प्राकृतिक तौर पे जहाँ उत्तर के मैदान में ये अनुपस्थित मिलते हैं, वहीं दक्षिण भारत में तालाब या जलाशय सामान्य तौर पे प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। और यही कारण है कि वहाँ के द्रविड़ शैली के मंदिर परिसर में सामान्य तौर पे हमें तालाब या जलाशय देखने को मिलते हैं। और अगर इसके प्रमुख उदाहरण की बात करें कि एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये क्या है कि द्रविड़ शैली का एक उदाहरण है। और इसी के साथ क्या है कि बेसर अगर शैली की बात करें तो ये जो शैली है ये नागर शैली और जो बेसर शैली है दोनों का लगभग मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो बेसर शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच में निर्मित है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर पूरे भारत में हम देखें, ठीक है, अगर हम भारत में देखें तो हिमालय पर्वत से लेकर जो विंध्यन पर्वत है ये जो पूरा रीजन है यहाँ सामान्य तौर पे नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। और वहीं पे विंध्य पर्वत से लेकर जो कृष्णा नदी है इस बीच में जो मंदिर मिलते हैं वो क्या है
कि वो बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। और फिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में क्या है कि हमें द्रविड़ शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसी कारण से ऊपर नागर शैली है, नीचे आपको क्या दिख रहा है, द्रविड़ शैली। और इसी दोनों के बीच में, या कह सकते हैं इसका मिला जुला जो रूप होता है वो क्या है कि इस पूरे क्षेत्र में मिलता है, जिसको हम बेसर शैली बोलते हैं। और इस शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों की मिली जुली विशेषताएं देखने को मिलती है। और इस शैली के जो मंदिर होते हैं उनका आकार आधार से शिखर तक गोलाकार, ठीक है, या फिर अर्ध गोलाकार होता है। और इस शैली में क्या है कि खंभे, दरवाजे, छत को जटिल नक्काशी, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार की नक्काशी किए हुए आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। और अगर उदाहरण की बात करें तो जो मैसूर का हेलबीड का होयलेश्वर मंदिर है वो क्या है कि वो बेसर शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ये हमने देख लिया कि जो नागर शैली है, दूसरी द्रविड़ शैली है, और इन दोनों का मिला जुला क्या है कि बेसर शैली है। उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और देश के किन क्षेत्रों में इन शैलियों के द्वारा निर्मित मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस शैली में मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पर किया जाता है, यानी कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस शैली में मंदिर परिसर में कोई जलाशय या तालाब नहीं देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस शैली में मंदिर चारों ओर एक चार दीवारी से घिरा होता है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल एक कथन, ठीक है। बी विकल्प है 2 और 3 कथन, और सी विकल्प है 1 और 2 कथन, और डी विकल्प है 1, 2 और 3, यानी सभी कथन। तो क्या है कि आज हमने चर्चा कर लिया कि देश के अयोध्या में, यानी कह सकते हैं कि यूपी का जो अयोध्या सिटी है, नगर है, वहाँ पर जो बड़े स्तर पे जो राम मंदिर बनने जा रहा है, जो कि क्या है कि नागर शैली के अंतर्गत बन रहा है, उसकी स्थापत्य शैली है, उसके बारे में हमने जाना और उसकी विशेषताओं को समझा। तो आपसे ये आशा करते हैं कि आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा और जाना होगा। अगर आप मंदिर देखने कभी जाते हैं तो इन विशेषताओं को वहाँ फील करेंगे या महसूस करेंगे या उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि आज की चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।